हर व्यक्ति की शोहरत यानी कि पॉपुलैरिटी के पीछे उसकी पूरी ज़िंदगी भर की मेहनत होती है। अगर आप पूरी ज़िंदगी भर अच्छा काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको भी लोग मरने के बाद याद करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे 1 मई के करंट अफेयर पे। और देखिए आज 1 मई है यानी कि महीने का पहला दिन है। तो आपको सबसे पहले महीने के पहले दिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपका पूरा महीना अच्छे से गुजरे। और देखिए आज 1 मई को टोटल हम 11 करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े सभी स्पेशल फैक्ट को हम पूरे डिटेल में जानेंगे। और देखिए इस वीडियो क्लास में आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब भी देने हैं। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। और सबसे ज़रूरी काम है वीडियो को लाइक करना, तो उसको सबसे पहले लाइक कर दीजिए और इसके लिंक को कॉपी करके जो है सभी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी लोग इस करंट अफेयर से जुड़ के इससे लाभ ले सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर में पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए कल क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क यानी कि कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का जो विश्व दिवस है, ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए ये तिथि आपकी है 28 अप्रैल। और दूसरा था कि कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला भारत का पहला सरकारी अस्पताल कौन बना। तो देखिए भारत का ये पहला सरकारी अस्पताल है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी कि केजीएमयू लखनऊ। लखनऊ कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, ठीक है। और देखिए तीसरा था कि सिप्री के ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है। तो देखिए ये देश अमेरिका है। और देखिए इस न्यूज़ को मैंने थोड़ा सा डिटेल में बताया था परसों के वीडियो में, और ये इंपॉर्टेंट भी आपके एग्जाम के लिए। और 500% क्या 1000% गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ, ये प्रश्न एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो परसों का वीडियो देखिए, इसको रिवाइज कर डालिएगा और सारे डाटा को नोट कर लीजिएगा, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। और चौथा था कि हाल ही में किसने लेह और दिल्ली में 10 हाइड्रोजन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसें और 10 कार की जो है बराबर संख्या प्रदान करने के लिए ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की घोषणा की है। तो देखिए ये घोषणा एनटीपीसी के द्वारा की गई थी अभी हाल ही में। और पांचवा था कि हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस के चलते टीच ब्लैक 2020 युद्ध अभ्यास को रद्द कर दिया। तो देखिए इसको रद्द किया है ऑस्ट्रेलिया ने। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि किस तिथि को आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया। देखिए ये तिथि आपको हर हालत में याद रखनी है। ये तिथि आपकी है 30 अप्रैल। 30 अप्रैल 2020 को हमने मनाया है आयुष्मान भारत दिवस। और देखिए आयुष्मान भारत के बारे में आपको डिटेल में बता रहा हूँ, तो सारी तिथियां और सारे फैक्ट जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे ही नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये डाटा आपको बहुत कम जगहों पे मिलेगा। मतलब किताब में ढूंढने से भी शायद ना मिले आपको। देखिए बात है 21 मार्च 2018 की। 21 मार्च 2018 को केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन शुरू करने की मंजूरी दी थी। और फिर 30 अप्रैल 2018 से इसकी शुरुआत कर दी गई। कहाँ से? देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो है छत्तीसगढ़ के बीजापुर में इस योजना का शुभारंभ किया था, जिसका नाम था आयुष्मान भारत योजना। और देखिए इस योजना को यानी कि आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन को जो है पूरे भारत में जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर 25 सितंबर 2018 को लागू किया गया था। तो ये डेट भी नोट कर लीजिएगा, ये दोनों डेट अलग अलग हैं। देखिए स्टार्ट कब किया गया था? 30 अप्रैल 2018 से। इसको कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के बीजापुर से। लेकिन पूरे भारत में ये कब लागू हुआ था? 25 सितंबर 2018 को। तो स्टार्टिंग हुआ था 30 अप्रैल को, इसीलिए जो है हम 30 अप्रैल को हर साल मनाते हैं आयुष्मान भारत दिवस। तो ये चीज़ जो है, ये दोनों डिफरेंस आपको याद रखना है। और देखिए आपकी ये आयुष्मान भारत योजना है, इसके दो अन्य नाम भी हैं। देखिए इस योजना को जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि PMJAY के नाम से जानते हैं, और साथ में इसको मोदी केयर के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो ये सारी डिटेल्स नोट कर लीजिए आयुष्मान भारत के बारे में, ये डेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरा प्रश्न है इंटरनेशनल जैज डे जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। देखिए जैज जो है एक म्यूजिक का फॉर्मेट है, तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले याद रखना कि इंटरनेशनल जैज डे है जो है आपका ये 30 अप्रैल को हर साल मनाता है। और देखिए इस साल हमने जो है 2020 में इसका 9वां संस्करण सेलिब्रेट किया। देखिए आपका संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को है, इसने 30 अप्रैल 2011 को अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। तो ये डेट याद रखिएगा। देखिए जैज जो है ये एक पश्चिमी सभ्यता का जो है संगीत विद्या है, और इसकी शुरुआत 19वीं से 20वीं शताब्दी के मध्य में यानी कि बीच में हुई थी।
और तीसरा प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए जीवन अमृत योजना शुरू की। तो देखिए जो आपकी ये जीवन अमृत योजना है इसको शुरू किया गया है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है वर्तमान में, यहाँ पे फोटो छपा हुआ है, देखिए इनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, तो इन्होंने ये अभी हाल ही में इस योजना को शुरू किया है। और इस जीवन अमृत योजना के तहत जो है काम कौन सा किया जाएगा, देखिए इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की जो राज्य सरकार है ये लघु वनोपज संघ के सहयोग से मध्य प्रदेश के आयुष विभाग यानी कि आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा और यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी विभाग के द्वारा तैयार किए गए एक विशेष त्रिकूट चूर्ण। देखिए इस त्रिकूट चूर्ण में 3 चीजें मिली हैं, नाम से पता चला है त्रिकूट। ठीक है, तो 3 चीजों को कूट के बनाया गया है। पहला आपका है पीपल, दूसरा है अदरक और तीसरा है काली मिर्च। तो जो आपका ये त्रिकूट चूर्ण है इसको उन क्षेत्रों में वितरित किया जाएगा जहां पर कोरोना वायरस का जो है संक्रमण फैला हुआ है। ठीक है, देखिए ये त्रिकूट चूर्ण काफी कारगर है आपकी इम्यूनिटी को यानी कि आपका प्रतिरक्षा तंत्र है उसको बूस्ट करने के लिए। ठीक है, तो आप इसको घर पे भी बना के पी सकते हैं, ये आपके गले के लिए बहुत ही फायदेमंद है। पीपल, अदरक और काली मिर्च, ठीक है, इन तीनों को मिलाकर त्रिकूट चूर्ण बना लिए। और इसका रेशियो जो है वो आप उतना ही रखिएगा जितनी ज़रूरत हो, यानी कि मतलब तीनों को एक समान मात्रा में मिलाइएगा। तो हम बात कर रहे हैं त्रिकूट चूर्ण की, इसको वितरित करने के लिए जीवन अमृत योजना को शुरू किया गया है मध्य प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा। और मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम। देखिए मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं इनका नाम है लालजी टंडन। और मध्य प्रदेश की लोकेशन मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ, क्योंकि आपका ये इंडिया का मैप है और इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड आती है सर मैप को जूम कर लिया कीजिए। तो लीजिए हमने मैप को जूम कर लिया और ये आपका मध्य प्रदेश आपको दिख रहा है। देखिए जो मध्य प्रदेश की सीमाएं हैं ये लगती हैं उत्तर प्रदेश के साथ, राजस्थान के साथ, गुजरात के साथ, महाराष्ट्र के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ। तो इसकी बाउंड्री जो है याद रखिएगा, मध्य प्रदेश अपनी सीमाएं किन किन राज्यों से बनाता है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के साथ। ठीक है, ये चीज़ एग्जाम में पूछी गई है और ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। और चौथा प्रश्न है कि किस व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि अपॉइंट किया गया है। तो देखिए ये प्रश्न भी आज का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए अभी हाल ही में टी.एस. तिरुमूर्ति जी को जो है यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि अपॉइंट किया गया है। और अब जो है जो आपके टी.एस. तिरुमूर्ति हैं ये न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में जो है भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में स्थान लेंगे सैयद अकबरुद्दीन का। तो एक लाइन में इस चीज़ को दिमाग में फिट कर लिए कि वर्तमान में जो संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए अस्थायी प्रतिनिधि अपॉइंट किए गए इनका नाम है टी.एस. तिरुमूर्ति और इन्होंने इस पद पर स्थान लिया है सैयद अकबरुद्दीन का। इनका कार्यकाल समाप्त हो गया हाल ही में। ठीक है, और पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड जिसका नाम है प्रकृति, इसको जो है विकसित किया है। तो देखिए प्रकृति को विकसित किया है आईआईटी दिल्ली के जो है शोधकर्ताओं ने और इस वेबसाइट पे जा सकते हैं आप www.prakriti.iitd.ac.in पे। ठीक है, और इस वेबसाइट पे आपको क्या इन्फॉर्मेशन, क्या भविष्यवाणी मिलेगी ये भी जान लीजिए। देखिए जो आपका ये प्रकृति है तो इसका फुल फॉर्म क्या है, देखिए इसका फुल फॉर्म है प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। ये फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा। और प्रकृति की जो देखिए स्पेलिंग है ये थोड़ी सी अलग है। प्रकृति की स्पेलिंग यहाँ पे है PRACRITI। ठीक है, तो यहाँ पे जो है देखिए बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे PRAKRI, ठीक है, के नहीं यहाँ पे C है। तो ये फुल फॉर्म और इसका जो एब्रीवेशन है तो याद रखिएगा। और देखिए हम बात कर रहे हैं इस प्रकृति नामक वेब आधारित डैशबोर्ड की। देखिए जो आपका ये वेब आधारित डैशबोर्ड है तो ये जो है भारत में 3 सप्ताह आगे, यानी कि आज अगर आपका 1 मई है तो आप 1 मई से 3 सप्ताह आगे तक की जो भविष्यवाणी है ये जान सकते हैं इस वेबसाइट पर जाकर, इस डैशबोर्ड पर जाकर। और इसमें जो है आपको राज्य और जिलेवार विस्तृत जो है भविष्यवाणी मिल जाएगी कि अब आगे क्या होना है, कितने और लोग संक्रमित होंगे या फिर कितने लोग ठीक होंगे, कौन सा क्षेत्र जो है ये कोरोना फ्री होने वाला है अगले 3 सप्ताह के भीतर। तो ये खास बात है इस प्रकृति नामक वेब आधारित डैशबोर्ड की और इसको लॉन्च किया किसने, आईआईटी दिल्ली ने। ये जरूर आपको याद रखना है। छठा प्रश्न है कि 30 अप्रैल 2020 को बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर का किस बीमारी के कारण निधन हो गया। देखिए ऋषि कपूर का निधन हुआ है ल्यूकेमिया के कारण, जिसको हम ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं। ल्यूकेमिया क्या है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और उसको ध्यान से आप सुनेंगे और नोट भी करेंगे। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ऋषि कपूर जी के बारे में। देखिए जो आपके ऋषि कपूर हैं इनका जन्म हुआ था 4 सितंबर 1952 को और
आपको पता ही होगा इनका जन्म मुंबई में हुआ था। और देखिए इन्हें जो है बॉबी फिल्म के लिए जो है 1974 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था। और साथ ही 2008 में भी रिसेंटली जो है इनको फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था। तो ये चीज़ याद रखिएगा ऋषि कपूर के बारे में। और देखिए जो आपके ऋषि कपूर है इनको जो बीमारी हुई थी ल्यूकेमिया, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए जो आपकी बीमारी है ल्यूकेमिया, ये एक तरह का ब्लड कैंसर है जो कि शरीर में जो आपका WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स होता है, तो इनकी संख्या में ये बढ़ोतरी की वजह से होता है। यानी कि उनका जो आपका WBC होता है उसका अनवांटेड ग्रोथ चालू हो जाता है हमारे शरीर में। और आपको बता दूं कि जो आपका ये वाइट ब्लड सेल्स है, ठीक है, तो ये जो है रेड ब्लड सेल्स पर हावी होता है जब इनकी संख्या बढ़ जाती है। और शरीर के स्वस्थ रहने में अहम भूमिका निभाने वाले जो आपके प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है, इन पर भी जो है ये अपना वर्चस्व हासिल कर लेता है। और जो आपका ये वाइट ब्लड सेल्स होता है इसकी अधिकाधिक मात्रा की वजह से शरीर को जो है बेहद नुकसान होने लगता है, फिर बाद में इंसान की मृत्यु हो जाती है इसके कारण। तो ये आपका होता है ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर, इसको आपको याद रखना है। और ये इन्फॉर्मेशन देखिए साइंस का ही पार्ट है और ये करंट में भी जुड़ा हुआ है, तो ये चीज़ आपको याद रखिएगा। और काफ़ी खेद है हमें कि जो हमारे चहेते बॉलीवुड अभिनेता थे ऋषि कपूर, इनका भी निधन हो गया। और अभी एक दिन पहले जो है फिर हमारे इरफान खान जी का भी निधन हो गया था। तो हमारे बॉलीवुड के दो बहुत ही दिग्गज और लोकप्रिय अभिनेता जो है इस दुनिया से चले गए। और सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस महामारी लॉकडाउन के कारण संकट का सामना कर रहे छोटे कारोबारियों की मदद के लिए बाउंस बैक लोन स्कीम की शुरुआत की है। तो देखिए ये देश आपका ब्रिटेन है। अभी हाल ही में यहाँ पर छोटे कारोबारियों की मदद के लिए जो है बाउंस बैक लोन जो है स्कीम शुरू की गई है। और देखिए जो आपका ये बाउंस बैक लोन स्कीम है, इसकी क्या खास बात है, देखिए इसके तहत ब्रिटेन के जो छोटे कारोबारी हैं ये पहले 12 महीनों के लिए 2000 पाउंड से 50,000 पाउंड तक की जो है ब्याज मुक्त ऋण जो है ये ऑनलाइन इसके लिए जो है आवेदन कर सकेंगे। तो ये खास बातें आपको याद रखिएगा। इस बाउंस बैक लोन स्कीम के बारे में इसको शुरू किसने किया है, ब्रिटेन कंट्री ने, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंटरनेशनल न्यूज बन जाती है। और देखिए आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने अमेजॉन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर अपनी वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है। तो देखिए इसको शुरू किया है अभी हाल ही में ICICI बैंक ने। याद रखिएगा कि ICICI बैंक ने अभी हाल ही में अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर जो है अपनी वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है। देखिए गूगल असिस्टेंट तो सबको पता होगा, आप माइक का बटन दबाते हैं, कहते हैं हेलो गूगल मुझे ये चीज़ बताओ, तो उसका आंसर आपको मिल जाता है। देखिए अमेजन एलेक्सा भी जो है कुछ इसी प्रकार से काम करती है। तो आइए इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम जान लेते हैं। देखिए जो आपकी अमेजन एलेक्सा है और गूगल असिस्टेंट है, ठीक है, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर हैं। और लोग इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, देखिए इन सॉफ्टवेयर से काम करने वाले उपकरणों को बोलकर गाना सुनने, समाचार सुनाने और उनके दिन भर के कार्यों की सूची बनाने जैसे जो है निर्देश देते हैं। तो ये फीचर्स होते हैं अमेजॉन एलेक्सा के और गूगल असिस्टेंट के, इन दोनों के बारे में डिटेल्स याद रखिएगा। लेकिन सबसे पहले क्या रखना है कि जो आपका ICICI बैंक है इसने हाल ही में अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट की मदद से वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है। और ICICI बैंक की बात कर लेते हैं। देखिए वर्तमान में इसके CEO हैं संदीप बख्शी जी और हेडक्वार्टर है मुंबई में इसका। नवा प्रश्न है कि हाल ही में किसने केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि CBC में जो है सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं सुरेश एन पटेल। और देखिए बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि मैं गलत बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने एक हफ्ते पहले आपको बताया था संजय कोठारी के बारे में। संजय कोठारी को अपॉइंट किया गया था केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में। देखिए सबसे पहले हम इस आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जो आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग है इसको हम कहते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, और इसकी स्थापना फरवरी 1964 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। और जो आपका ये CBC यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, तो देखिए इसमें केंद्रीय मतलब एक जो है पद होता है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का और 2 सतर्कता आयुक्त इसमें होते हैं। तो देखिए जो आपके संजय कोठारी ये कौन बने थे, ये बने थे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। और जो आपके बचे 2 पद हैं सतर्कता आयुक्त, ठीक है, तो इनमें से एक पद खाली था तो इस पे अपॉइंट किया गया है सुरेश एन पटेल को। और बाकी जो आपका दूसरा वाला सतर्कता आयुक्त का पद था तो इस पे जो है शरद कुमार अपॉइंटेड है वर्तमान में। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने, ठीक है। और देखिए जो आपका ये सतर्कता आयुक्त का पद होता है इसका कार्यकाल कितना होता है, देखिए जो आपका सतर्कता आयुक्त होता है, ठीक है, इसका कार्यकाल होता है 4 सालों का। और ये 65 साल की आयु पूरी करने तक जो है कार्य कर सकता है अपने पद पर। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को अब आधिकारिक तौर पर किस मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है।
तो देखिए जो आपका कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण है, इसको जो है रिसेंटली जो है जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है। देखिए जो आपका कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण था, ये पहले जो है जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन था, लेकिन अब ये जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कार्य करेगा। तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। और देखिए जो आपका कावेरी नदी है, ये काफ़ी चर्चा में रहता है, तो इसके बारे में डिटेल्स जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको बता दूं कि 2018 की बात है। 2018 में जो केंद्र सरकार है, इसने जो है तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल और पुडुचेरी के बीच में इस कावेरी नदी के पानी के बंटवारे के विवाद को हल करने के लिए जो है कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का जो है गठन किया था। देखिए जो आपकी कावेरी नदी होती है, तो इसका जो बेसिन हो, मतलब इसके जो किनारे होते हैं, नदी के किनारे वाला जो क्षेत्र होता है, ठीक है, तो ये काफ़ी उपजाऊ होता है। और इस नदी का जो यानी कि जो आपका कावेरी नदी है, तो इसके नदी के किनारे का क्षेत्र जो है ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। तो इसमें जो है पानी वानी के चक्कर में जो है बहुत सारा बवाल होता था तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच में। और इन राज्यों का नाम भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आईएएस, यूपीएस मतलब यूपीएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, पीसीएस में, सभी परीक्षाओं में कि जो आपका ये कावेरी जल विवाद है ये किन राज्यों के बीच में है, तो ये तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच में है, ठीक है। तो इसी विवाद के निपटान के लिए 2018 में केंद्र सरकार ने जो है कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया था, जो कि भारत के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन था, लेकिन अब ये जल शक्ति मंत्रालय के अधीन काम करेगा। और देखिए कावेरी नदी की बात कर लेते हैं। देखिए कावेरी नदी को हम कहते हैं दक्षिण की गंगा, यानी कि दक्षिण भारत की गंगा। और आपने अगर पिछले कई सारे एग्जाम दिए होंगे या फिर प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा, तो आपको ये प्रश्न सभी परीक्षाओं में लगभग मिला होगा। तो कावेरी नदी को हम कहते हैं दक्षिण भारत की गंगा, और इसकी लंबाई लगभग 805 किलोमीटर है, कहीं कहीं 800 किलोमीटर भी लिखा हुआ है किताबों में, ठीक है। तो कावेरी नदी की लेंथ कितनी है? 805 किलोमीटर है। और इसका सोर्स यानी कि उद्गम स्रोत है ब्रह्मगिरी पर्वत। और इसका मुहाना कहाँ पे है? देखिए ये नदी जो है ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, ठीक है। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा। और 11वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार गारंटी योजना के तहत, यानी कि मनरेगा के तहत जो है 18 लाख से अधिक अकुशल कामगारों को रोजगार मुहैया कराकर राज्यों की सूची में पहला स्थान हासिल किया? तो देखिए पहला स्थान मिला है छत्तीसगढ़ को। और देखिए इस सूची में दूसरे स्थान पर आपका राजस्थान रहा, तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा, चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल रहा और पांचवें स्थान पर आपका रहा मध्य प्रदेश। तो ये क्रम नोट कर लीजिएगा और आप जिस राज्य से हैं उस राज्य का जो है रैंक जरूर याद रखिएगा, ठीक है। फिर से आपको बता दूं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जो है जितने भी राज्य के अकुशल कामगार हैं तो उनको रोजगार मुहैया कराने वाली अभी हाल ही में सूची जारी की गई है, और इस सूची में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है। इसने सबसे ज़्यादा जो है रोजगार दिया। और फिर उसके बाद फिर राजस्थान है, फिर उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है, चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल है और पांचवें स्थान पर है मध्य प्रदेश। देखिए जो आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मनरेगा। और ये जो है भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है जिसे 2005 में अधिनियमित किया गया था और 2006 में इसको लॉन्च किया गया था। और ये प्रश्न में एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि इसको जो है लॉन्च कब किया गया था। तो जो आपकी मनरेगा योजना है ये 2005 में अधिनियमित हुई, यानी कि संसद में पास हुई थी, और इसको 2006 में लॉन्च किया गया था, ये चीज़ याद रखेगा। और इस मनरेगा स्कीम के तहत जो है एक फाइनेंशियल ईयर यानी कि एक वित्तीय वर्ष में जो है किसी भी ग्रामीण परिवार के एक व्यक्ति को जो है 100 दिनों का जो है रोजगार उपलब्ध कराना भारत सरकार का टारगेट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है, इसका आंसर बताइए। और आपके लिए दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया, ये किस बीमारी से पीड़ित थे, उत्तर बताइए। और तीसरा प्रश्न है कि किस राज्य ने जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना शुरू की है, उत्तर बताइए इसका। और चौथा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस संस्था के वैज्ञानिकों ने बर्बेरिन से अल्जाइमर अवरोधक दवा विकसित किया है, इसका उत्तर बताइए। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किसकी मेजबानी में पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद का जो 11वां सत्र है ये आयोजित हुआ अभी हाल ही में। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, अगर नहीं पता है तो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा, बाकी जिनको पता है वो उत्तर बताएं। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। अभी आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो के लिंक को तुरंत कॉपी कीजिए और सभी व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक जहाँ भी मतलब शेयर करना है शेयर कर दीजिए। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें
ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिल जाए। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।